मैं नवीन मिश्रा, डायरेक्टर ग्लोब डिजायर इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडी इन्फोटेक पे। दोस्तों, आज का ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये कोई टेक वीडियो नहीं है, किसी भी प्रिंटर से रिलेटेड वीडियो नहीं है, किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड वीडियो नहीं है। आज मैंने एक ऐसा स्कैम होते होते बचा हूं मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब वो 5 मिनट के लिए मुझे ऐसा लगा कि क्या सच में मेरे साथ ऐसा हो रहा है। एंड आपको बिलीव करना होगा कि वो 5 मिनट में मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी जब मेरे साथ वो स्कैम होने वाला था। बट थैंक यू गॉड कि मुझे चीजें समझ में आ गई और वो स्कैम होते होते बच गया। और वो क्या था, किस तरीके से पूरा कन्वर्सेशन था, बाई चांस वाली बात है कि मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बट मैं जब आपको एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा, तो आप समझ पाओगे मुझे देखकर कि मैं कैसा फील कर रहा होगा, वो कैसे सिचुएशन होगी और मैंने कैसा फील किया होगा। राइट। तो ये वीडियो बहुत 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 खास होने वाला, जरूर देखिए। ये किसी के भी साथ हो सकता है, मतलब किसी के भी साथ। स्कैमर्स ने बहुत ही नया तरीका ये चुना है आपको, आपके साथ स्कैम करने के लिए, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। मैं स्टेप बाय स्टेप सब बताऊंगा कि किस तरीके से मेरे साथ ये स्कैम उन्होंने शुरू किया और मुझे कब ये रियलाइज हुआ कि स्कैम हो रहा है मेरे साथ। राइट। तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आगे हम अपने जो वीडियोस हैं, जो हमारे टेक वीडियोस हैं, वो लेकर आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो मेरे साथ, यानी नवीन मिश्रा के साथ। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है कल से। मेरे पास एक आईवीआर कॉल आती है और आईवीआर कॉल आती है, उसमें मुझे बताया जाता है कि आपने एक फेडेक्स से एक कुरियर आपने भेजा था, जो रिसीवर था उसने उसको रिसीव नहीं किया। तो प्लीज आप इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो 0 दबाएं और कस्टमर केयर में बात करने के लिए 1 दबाएं। तो जब आपके पास कोई भी ऐसी कॉल आती है तो आपके मन में होता है कि मैंने क्या ऐसा भेजा था या क्या ऐसा रिसीव होने वाला था। राइट। या फिर मैंने कौन से कुरियर कंपनी से क्या भेजा, क्योंकि मैंने तो कुछ भेजा ही नहीं था। उसके बाद मैंने 1 दबाया और वो कॉल कस्टमर केयर पे गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल मेरी बात नहीं हो पाई। आज फिर से मेरे पास, और एक चीज और बताऊंगा, जो कॉल आ रही है वो नॉर्मल नंबर से आ रही है। ठीक है। जब मैंने उसको ट्रू कॉलर पे सर्च किया तो किसी पाटिल के नाम से वो नंबर आ रहा था, तो वो बिल्कुल नॉर्मल नंबर से आ रही है। और क्योंकि वो आईवीआर कॉल है तो आप उस पर डाउट भी नहीं कर सकते, बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप उसके ऊपर डाउट करें। तो आज दोबारा से मैं काम कर रहा था अपने ऑफिस में और मेरे पास फिर ऐसे ही एक कॉल आई। मैंने फिर से 1 प्रेस किया और इस समय मेरी जो कॉल है वो वहां पे कस्टमर केयर में कनेक्ट हो गई। जब वो कॉल मेरी कस्टमर केयर में कनेक्ट हुई तो उन्होंने बताया कि हम फेडेक्स से बात कर रहे हैं और दे आर वेरी एजुकेटेड। मतलब द लैंग्वेज, द कम्युनिकेशन स्किल्स, बोथ आर, मतलब बहुत एक्सीलेंट, बहुत सुपर्ब था उन लोगों का बात करने का तरीका। मैं भी उनसे जो कम्युनिकेट कर रहा था वो इंग्लिश में ही कम्युनिकेट कर रहा था। बीच में मैंने उनसे कहा कि इफ इट इज पॉसिबल दैट वी कैन टॉक इन हिंदी। सो उन्होंने मेरे को बोला कि नो, दिस इज इंग्लिश कस्टमर केयर, सो वी कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश ऑनली। तो मुझे लगा कि ठीक है, होता है ऐसा। हम लोग जब कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, तो सबके अपने अपने डिपार्टमेंट होते हैं। तो कम्युनिकेशन मैंने शुरू की। मैंने उनसे बोला कि मेरे पास ऐसी ऐसी कॉल आई है और मुझे बताया जा रहा है कि कोई मेरा ऐसा पिकअप या फिर कोई ऐसा मैंने पैकेज भेजा हुआ जो डिलीवर्ड नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम चेक करते हैं, आप अपना डिटेल बताइए हमें। मैंने अपना मोबाइल नंबर बताया उनको, डिटेल जो भी उन्होंने नाम पूछा मैंने नाम बताया अपना, और उनके पास मेरा नाम था। उन्होंने बोला कि आप नवीन मिश्रा बात कर रहे हैं। मैंने बोला हाँ, मैं नवीन मिश्रा बात कर रहा हूँ। ओके। तो उन्होंने कहा सर, आपके नाम से एक पैकेट मुंबई से ताइवान, मुंबई से ताइवान एक पैकेट जो है वो आपका यहाँ से डिस्पैच हुआ है और फेडेक्स के थ्रू वो पैकेट हमने ताइवान के लिए भेजा था, बट वहां पे जो भी रिसीवर थे उनको वो रिसीव नहीं हुआ है, तो एक बार आप इसको वेरीफाई करिए। तो मैंने कहा कि नहीं सर, मैंने तो इस तरीके का कोई भी पैकेट
भेजा ही नहीं है, और मैं मुंबई में जानता भी नहीं हूँ किसी को, तो ये मैंने नहीं किया। मे बी ये किसी और से हो गया है गलती से। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपकी डिटेल को वेरीफाई करते हैं। तो उन्होंने फिर वेरीफाई करना शुरू किया। जिस तरीके से नॉर्मल कस्टमर केयर पे बात हो रही थी, होती है आप लोगों की या मेरी भी, बिल्कुल वैसी ही बात हो रही थी। वो टाइम ले रहे थे, फोन को होल्ड पे डाल रहे थे, फिर वो एक एक मेरे जो भी क्वेरी था उसका वो मेरे को आंसर दे रहे थे। तो मुझे लगा कि मुझे कहीं से भी 1% भी डाउट नहीं हुआ कि ये कोई फ्रॉड कॉल हो सकता है। मुझे लगा कि सब कुछ जेन्युइन चल रहा है। और उसके बाद बात आगे बढ़ी, और उन्होंने मुझे बताया कि क्या सच में ये आपने पैकेट वहां से डिस्पैच नहीं किया मुंबई से? मैंने बोला नहीं। और ये चीज उन्होंने 3 to 4 टाइम्स मेरे से कहा कि आप श्योर हैं कि आपने ये पैकेट नहीं भेजा? मैंने बोला 100% नहीं भेजा सर। अगर मुझे भेजना होगा मैं दिल्ली से भेजूंगा, मुंबई से क्यों भेजूंगा, मैं दिल्ली में रहता हूँ। ठीक है। और उन्होंने बोला ठीक है, हम आप चेक करते हैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो भी है आपकी। और उन्होंने मुझे कहा कि आप पेन और पेपर ले लीजिए, हम आपको सारी डिटेल बताएंगे कि क्या किस तरीके से आपने कौन कौन सा सामान भेजा है, और अब जो भी उसका एयरवेबल डिटेल वगैरह जो कुछ भी है हम आपको शेयर करेंगे। तो मुझे लगा कि ठीक है। मैं थोड़ा सा घबरा गया था उस समय जब ये सारी बातें हो रही थी। मेरे स्टाफ ने भी देखा तो उन्होंने बोला कि सर क्या है आप मुझे बताइए। तो मैं अपने कैबिन में जाके आराम से बैठ के मैं उससे बात कर रहा था, क्योंकि मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं थोड़ा सा डर गया था कि ऐसा कौन सा पैकेट है जो मैंने मुंबई से किसी दूसरे कंट्री में भेजा है। राइट। तो मैं पेपर लेकर आया, पेन लेकर आया, और जो जो डिटेल उन्होंने मुझे बताई थी वो सब मैंने लिखा, और मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा वो डिटेल। मुझे जो मिला, जो पेपर मिला, मैंने उस पेपर पे लिखना शुरू कर दिया था। ये डिटेल उन्होंने मुझे, मुझे पता है आपको ये दिखाई नहीं देगा, बट मैं बता देता हूं मैंने इसमें क्या लिखा है। सबसे पहले उन्होंने मुझे बोला कि सर अगर ऐसी बात है तो ये इनलीगल भी हो सकता है कोई सामान, कोई ऐसा सामान भी हो सकता है जो फ्रॉड करके आपके नाम पे बाहर भेजा जा रहा है, और जिसमें आप प्रॉब्लम में भी आ सकते हैं। मैं लिटरली, मेरे गूज बम्स उस समय आ गए थे जब ये सारी चीजें हो रही थी। इवन अभी भी जब मैं सुना रहा हूं आपको ये कहानी, ये कोई कहानी वैसे नहीं है, ये एक रियलिटी है जो मैंने खुद ने फेस किया है। और मैंने मेरा एक वीडियो भी हटा दिया क्योंकि मैं काफी डरा हुआ था यूट्यूब से। अगर आप चेक करेंगे आपको नहीं मिलेगा, जिसके अंदर मैंने एक आधार कार्ड प्रिंट करके दिखाया था जो मास्क नहीं था। मुझे वो मास्क रखना चाहिए था। तो मुझे तुरंत समझ में आया कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं मेरा डिटेल वहां से जो भी बंदा है जिसने भी अगर ऐसा कुछ भी किया है तो वहां से उसको मेरे आईडी कार्ड की डिटेल मिल गई हो, मेरे आधार की डिटेल मिल गई हो। उसने फिर मेरे से पूछना शुरू किया, और फिर उसने कहा कि ठीक है अगर ऐसा कुछ है तो आपको साइबर क्राइम में कंप्लेन करना होगा। आप नियर बाई कहीं पे भी जाके कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर आपको मुंबई आना पड़ेगा कंप्लेन करने के लिए। तो उसने मेरे से कहा कि आप कंफर्टेबल हैं? मैंने कहा नहीं सर, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ मुंबई आने के लिए। मैं दिल्ली से एकदम से तो मुंबई नहीं आ सकता, दूसरा ऑप्शन क्या है? तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर नहीं आ सकते तो आप एक बार वेरीफाई कराइए और मैं आपको बताता हूँ कि इस पैकेट में क्या क्या है। उसके बाद आप ऑनलाइन भी कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। तो उन्होंने मेरे को जो सब्जेक्ट बताया था वो ये बताया था कि आप जब भी बात करेंगे साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से तो आप उनको बोलेंगे कि आईडी कार्ड मिसिंग कंप्लेन करनी है, मिस यूजिंग कंप्लेंट, सॉरी मिसिंग नहीं, मिस यूजिंग कंप्लेंट, आईडी कार्ड मिस यूजिंग कंप्लेंट करनी है। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद उन्होंने लिखा कि ये आपका फेडेक्स एक्सप्रेस मुंबई ब्रांच, आपको बताना है कि यहाँ से एक कुरियर आपने करवाया, मतलब जिसने भी कराया आपके नाम से यहाँ से करवाया। पार्सल डेट उन्होंने मुझे बताया 28 फरवरी 2024, 28 Feb 2024। वो इस तरीके से बात कर रहे थे कि मुझे ये समझना, मतलब थोड़े टाइम के लिए मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया था, जब सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने बहुत सारे फ्रॉड कॉल्स देखे हैं। इवन जब पहली लाइन से मुझे पता चल जाता है कि हाँ ये कॉल फ्रॉड है, बट ये बहुत टाइम के बाद मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझे इतना टाइम लग गया समझने में कि ये फ्रॉड कॉल है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है रिसीवर नेम लिखिए आप। मैंने रिसीवर नेम लिखा, रिसीवर नेम था जैंग लिन।
उन्होंने स्पेलिंग भी मुझे जैसे आप जब कस्टमर केयर में बात करते हैं तो क्या होता है, स्पेल करते हैं एक एक चीज, वैसे उन्होंने जेब्रा, हनी, आंट, एन जी, ऐसे उन्होंने मेरे को पूरा का पूरा स्पेल करके बताया। और एक मोबाइल नंबर बताया उन्होंने, +88 6273 788 9। अभी रिसेंटली हमने एक ऑर्डर हमने गुजरात में भेजा था और उनको वो ऑर्डर बाहर कहीं ले जाना था, तो मेरे दिमाग में यही आया कि ये भी हो सकता है कि वो ऑर्डर हो सकता है कि हमारे उसी क्लाइंट का हो। फिर मैंने नंबर, मैं जब वो बात कर रहा था मैं अपने लैपटॉप पे मैं चला रहा थी, अपना उंगलियां चला रहा था, मैं देख रहा था उनका नंबर, मैंने चेक किया तो उनका नंबर वो नहीं था, उनका नंबर कुछ और था, और वो लैपटॉप वो प्रिंटर उनके पास पहुंच चुका है विदेश में उनके पास। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उन्होंने मुझे जो एड्रेस बताया, एड्रेस भी उन्होंने मुझे बताया 112/3 सैनबे रोड, ताइपाई सिटी, डिस्ट्रिक्ट दंटोंग। ठीक, उन्होंने मुझे सब बताया एकदम, इतने आराम से बात, ऑलमोस्ट हमने 20-25 मिनट बात की। ठीक है, उसके बाद उन्होंने मुझे बताया पार्सल नंबर। अब यहां से मुझे लगने लगा कि कुछ फ्रॉड हो रहा है मेरे साथ, या ये कोशिश कर रहे हैं फ्रॉड करने की, क्योंकि हम हर दिन बहुत सारा पैकेट अपने यहां से निकालते हैं, बहुत सारा कुरियर हमारे यहां से जाता है, बट हम उस कुरियर के अंदर क्या जा रहा है वो डिटेल ना तो कुरियर कंपनी हमसे पूछने जाती है, ना वो हम उनको बताते हैं। राइट, तो मुझे लगता है कि मैंने कभी इंटरनेशनल कुरियर नहीं किया है, मुझे लगता है कि इंटरनेशनल में भी ऐसी चीजें होती होंगी कि उसमें ये पूछ सकते हैं कि कोई टूटने का सामान तो नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान तो नहीं है, इससे ज्यादा कोई ये नहीं बताता कि आप अंदर क्या भेज रहे हो। ठीक है, तो उन्होंने मुझे पार्सल नंबर बताया 728932129197। उन्होंने जब ये मुझे बताया तो मैं अपने लैपटॉप पे फेडेक्स की वेबसाइट ओपन करके जो ट्रैकिंग का जो ऑप्शन होता है वहां पे जाके मैंने नंबर डाला, और जब मैंने नंबर डाला तो वहां पे इसका कुछ भी डिटेल मुझे नहीं मिला। इस नंबर से कुछ भी नहीं था वहां पे, कोई भी इंफॉर्मेशन वहां पे ओपन नहीं हो रही थी। वहां पे मुझे 50% रिलैक्स मिला उस समय जब उसने मुझे ये पार्सल नंबर दिया। खैर, मैंने उससे इस बारे में बात ही नहीं की, मैंने उससे एक बार भी ये नहीं कहा कि नहीं इसकी कोई डिटेल मुझे नहीं मिल रही है। उन्होंने मुझे पार्सल कंटेंट, अब सेकंड चीज, पार्सल कंटेंट यानी पार्सल के अंदर क्या गया है उन्होंने मुझे बताना शुरू किया। उन्होंने मुझे बताया कि इसके अंदर 5 पासपोर्ट है। आप यहाँ पे अगर ये चीज नहीं समझेंगे तो यहाँ आपके डर के साथ खेला जाएगा, आप जितना डरोगे उतना डराया जाएगा। राइट, जब उन्होंने कहा 5 पासपोर्ट, 3 बैंक क्रेडिट कार्ड, मतलब आपको ऐसा फील होने लगेगा कि ये तो कोई टेररिस्ट किसी तरीके के मूवमेंट में या किसी तरीके के इस तरीके के मतलब क्या बोल सकते हैं आप, मतलब इस तरह की एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो, आपको ये फील होने लगेगा। राइट, तो 5 पासपोर्ट, 3 बैंक क्रेडिट कार्ड, और जो उसने मेरे को तीसरी चीज बताई उसको सुनने के बाद तो मेरी हालत खराब हो गई थी, वो था 200 ग्राम एमडीएमए। एमडीएमए एक ऐसा ड्रग है जो बैन है, कंप्लीटली बैन है। उसको आप नॉर्मल यूज नहीं कर सकते, तो आप उसे कुरियर करके विदेश में कैसे भेज सकते हो, और वो भी पूरी इंफॉर्मेशन के साथ, यानी फेडेक्स के पास पूरी इंफॉर्मेशन है कि आप क्या लेकर जा रहे हो। ठीक, तो यहां पे मेरे को लगा कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है बॉस, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। 4 kg क्लोथ्स, 4 किलो कपड़े, एक लैपटॉप, 35 के इंडियन रुपी, और इसके अलावा क्रेडिट कार्ड का लास्ट का नंबर भी मुझे बताया इन्होंने। क्रेडिट कार्ड का जो नंबर इन्होंने बताया 2124 लास्ट में, और जिसकी लिमिट थी 1,04,000 रुपए। इतनी डिटेल कभी भी कुरियर कंपनी को नहीं होती कि किस बैंक का क्रेडिट कार्ड जा रहा है। हाँ, आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड था, ये भी बताया उन्होंने। तो यहाँ पे जो मेरा जो डाउट था कि नहीं ये स्कैम, वो 100% कंफर्म हो गया कि ये मेरे साथ स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं। बट मैं फिर भी कन्वर्सेशन को मैंने आगे बढ़ाया, मैंने कहा ठीक है सर, अब आप बताओ कि मुझे क्या करना है और इसका रास्ता क्या है। तो उन्होंने मुझे कहा कि इसके 2 ही रास्ते हैं, या तो आप मुंबई आइए, क्राइम ब्रांच में अपना साइबर क्राइम ब्रांच में अपना आप रिपोर्ट दर्ज कराएं, या फिर हम ऑनलाइन भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं। मैंने बोला कि यार मुंबई आना तो पॉसिबल नहीं है सर,
आप मेरे को ऑनलाइन प्रोसेस बताइए कि ऑनलाइन किस तरीके से होगा। तो उन्होंने ठीक है, आप ये डिटेल अपने पास रखिए, मैं आपकी कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ। जिस तरीके से आप जब अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे या किसी भी XYZ सर्विसेज के लिए आप जब कॉल करते हो कस्टमर केयर में, जिस तरीके से वेटिंग रिंग, बीच में जब रिंग बजती है, एग्जैक्टली सब कुछ वैसा ही हो रहा था। मुझे लगा कि ये लोग अभी भी, मेरे अंदर कहीं ना कहीं डाउट था कि हो सकता है मैं गलत भी हूँ। हो सकता है कि इंटरनेशनल जब आप पैकेट भेजते हो तो डिटेल देनी पड़ती हो, मुझे कोई आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने कभी भेजा ही नहीं था। कॉल ट्रांसफर हो गई, वहां पे उन्होंने बोला कि हाँ मैं साइबर क्राइम मुंबई से बात कर रहा हूँ, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। फिर मैंने उनको जो भी कहानी थी वो बताई। मैंने उनको कहा कि सर ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ, मेरे आईडी के साथ मिसयूज हुआ है और किसी और ने, किसी थर्ड पर्सन ने मेरी आईडी का मिसयूज करके ये सामान जो है वो भेजा है। तो अब उन्होंने सेम चीज, और ये मुझे पता था कि ये होने वाला है, उन्होंने सेम चीज मेरे से पूछा जो उन्होंने मुझे बताया था कि आपने किस कुरियर कंपनी से भेजा, आप पार्सल डेट क्या था, रिसीवर नेम क्या था, ठीक है, कहाँ भेजा आपने, ताइवान, ठीक है, पार्सल नंबर उन्होंने पूछा। पार्सल जब कंटेंट का टाइम आया तो मैं समझ गया था कि थर्ड ऑप्शन पे आके ये जरूर सरप्राइज होगा अगर ये बंदा जेन्युइन नहीं है तो। और वही हुआ, जैसे इसने MDMA का नाम सुना तो सरप्राइज हो गया, कहने लगा अरे क्या बोला आपने, MDMA आपको पता है ये क्या है। मैंने बोला नहीं मुझे बिल्कुल नहीं पता सर, क्या है ये, मैं तो सर बिल्कुल आइडिया नहीं है मुझे इस चीज का। तो मेरे से पूछने लगा अच्छा आप क्या करते हो। मैंने बोला मैं नौकरी करता हूँ। कहाँ नौकरी करते हो। मैंने बोला एयरटेल में नौकरी करता हूँ सर। कितना साल हो गया। 5 साल हो गया। आपने अपनी आईडी कब कहाँ कहाँ दी थी। मैंने बोला सर मेरी आईडी तो बैंक में दी हुई है, इसके अलावा आप जब किसी होटल में रुकने जाते हैं वहां पे अपनी आईडी देते हैं, हम तो कई जगह अपनी आईडी देते हैं। तो उसके बाद उसने बोला कि ठीक है आपकी आईडी इसी तरीके से कहीं मिसयूज हुई है, और अभी हम लोगों ने 27 लोगों को अरेस्ट किया था इसी तरीके के केस में। उसमें से हमने 2 लोगों को छोड़ दिया जो लोग इनोसेंट थे, बाकी 25 लोग आज भी हमारी कस्टडी में हैं, ठीक है। और ये मामला आपका नारकोटिक्स से जाके कनेक्ट हो रहा है और इसमें बहुत लंबा चार्ज लगता है और आपके लिए भी बड़ी मुश्किल होने वाली है। तो मैंने उनसे पूछा क्या है ये MDMA क्या है। तो उन्होंने बोला ये ड्रग्स है जो इतने टाइम से बंद, हमारे इंडिया में बैन है, और ये आपके नाम से कोई भेज रहा था और ऐसे हमारे पास बहुत सारी कॉल्स आती हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना होगा। मैंने बोला सर मुझे बताइए क्या करना होगा सर, मैं तो निर्दोष हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है आप एक काम करो, आप अपने मोबाइल पे एक ऐप डाउनलोड करो जिसका नाम है स्काइप। अब स्काइप मैं आज से नहीं, मैं स्काइप करीब जब स्काइप आया था मैं तब से यूज कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है सर मैं डाउनलोड करता हूँ। मैंने अपने लैपटॉप में डाउनलोड नहीं किया मैंने उसको, मैंने अपने लैपटॉप में हमेशा ब्राउज करके ही करता हूँ। तो स्काइप की वेबसाइट पे गया, वहां से मैंने अपने आप जो मेरा स्काइप आईडी उससे लॉग इन किया। मैंने बोला आप बताओ सर अब क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि मैं आपको एक आईडी बता रहा हूँ उसे सर्च करो। तो उसने जो आईडी बताना शुरू किया, मैंने जब उसको सर्च किया तो वो क्राइम ब्रांच के नाम से वो आईडी शो हो रहा था वहां पे, ठीक है। मैंने बोला अब सर आप बताओ मुझे क्या करना है। तो उन्होंने कहा आप मेरे को अपने आधार की फ्रंट और बैक आपका नाम और आपका एड्रेस मेरे को भेजो। मैंने बोला सर मैं आपको मास्क आधार भेज देता हूँ, मैं आपको कंप्लीट आधार तो अब नहीं दूंगा। तो उसने बोला ये मास्क आधार क्या होता है। तो मैंने उसको बताया कि सर मास्क आधार होता है जिसमें लास्ट के जो 4 डिजिट है वही दिखाई देते हैं, बाकी सब मास्क रहता है। तो उसने कहा कि नहीं नहीं फिर हम कैसे वेरीफाई करें। सर आप तो क्राइम ब्रांच से हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो, तो आप तो कर ही लोगे। तो उसने कहा ठीक है आप भेजो मेरे को। अब मैं क्यों भेजता उसको, मैंने बोला सर जा नहीं रहा है, बहुत सारी बातें मैंने उसको बनाई कि सर मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से नहीं जा रहा है। अच्छा ओके कोई बात नहीं, मैं अपने ऑफिसर से आपकी बात कराता हूँ, जो हमारे जो ऑफिसर हैं मैं उनसे आपकी बात कराता हूँ, आप अपना वीडियो ऑन करिए। मैंने बोला सर मेरा जो मोबाइल है उसका कैमरा नहीं चलता है सर, मैं वीडियो तो ऑन नहीं कर पाऊंगा, आप चाहे तो अपने ऑफिसर से वैसे मेरी वॉइस कॉल में बात करा दें। तो उन्होंने कहा ठीक है बात कराते हैं। अब जो उनके ऑफिसर आए उन्होंने मेरे से पता है क्या कहा, उन्होंने कहा कि आपको हम हाउस अरेस्ट अरेस्ट करके रखेंगे, जब आप बाहर नहीं जा सकते अपने घर से, निकल नहीं सकते अपने घर से। अगर आप निकलने की कोशिश करेंगे तो आपकी लोकल पुलिस को हम सूचित कर देंगे, बता देंगे, और वो आपको फिर अरेस्ट करके ले जाएगी। मैंने बोला अच्छा ठीक है, तो अगर मुझे बचना है तो क्या करना होगा इससे। तो उन्होंने बोला कि आपको 50,000 रुपए आपको भेजने होंगे हमें अभी, अगर आपको इस चीज से बचना है तो। अगर आप नहीं भेजोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होने वाली है और आपको कोई बचा नहीं सकता है, क्योंकि आपके ऊपर बहुत ही
संगीन मामला बन रहा है, धाराएं बहुत अच्छी अच्छी लगेंगी और बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका इससे बाहर निकलना। मैं ऑलरेडी मेरा माइंडसेट बन चुका था, जब मतलब वो 5-10 मिनट की कन्वर्सेशन के बाद जब कन्वर्सेशन लंबा हुआ, मैं समझ गया था कि ये फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर मैंने अपने तरीके से बात की उनसे और उन्होंने फोन रख दिया। और मैं सोच रहा हूं कि जब क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, बहुत सारे लोगों से बात करता हूं, जब मेरे साथ ऐसा हो सकता है, मेरी हालत खराब हो सकती है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको टारगेट करके इस तरीके से कॉल करके उनको बेवकूफ बनाया जा सकता है, स्कैम किया जा सकता है। स्कैम करना एक अलग चीज है, बट जब इस तरीके की कोई बात आपसे करता है, तो मैं फील कर रहा था उस समय कि उस समय मेरे मतलब बॉडी किस तरीके से रिएक्ट कर रही थी, मैं बता भी नहीं सकता आपको, क्योंकि मैंने कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं अपनी लाइफ में, कभी कुछ भी गलत नहीं किया। और आपके ऊपर सडनली कोई बोल दे कि आपने इस तरीके की चीज की है, या फिर आपने नहीं की बट आपके नाम से किसी ने की है, तो डर तो लगता है बॉस। वो हुआ था, मैं मानता हूं कि उस समय मैं बहुत ज्यादा डर गया था, मेरी हालत खराब थी। बट जैसे जैसे कन्वर्सेशन आगे चलता चला गया, चलता चला गया, चलता चला गया, आपको थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है ना, वो एकदम मतलब रखना है एकदम, कि कहीं पे भी कुछ भी उनसे चूक हो, आप तुरंत पकड़ लो कि नहीं भाई ये गलत है। और ऐसी चीजें हो रही है, बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, और आईवीआर कॉल से तो बचना है आपको। मेरे लिए जो ट्रस्ट करने का एक सबसे बड़ा रीजन था वो था आईवीआर कॉल। इसी तरीके से आईवीआर कॉल्स आ रही है और बेवकूफ बनाने का धंधा जो है वो जोरों शोरों से चल रहा है। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, इस तरीके के आईवीआर कॉल्स को अवॉइड करिए। अगर आता भी है बात मत करिए, कुछ नहीं है, सब फ्रॉड है। और अगर आप मजे लेना चाहते हैं, वैसे मेरी तरीके से वीडियो बनाना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, जरूर करिए, लेकिन किसी तरीके की डिटेल शेयर मत करिए। उम्मीद करता हूं मेरे इस कहानी से जो आज ही मेरे साथ हुई है, आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से मार्केट में लोग बेवकूफ बना रहे हैं और स्कैम कर रहे हैं। मैं तो बच गया, उम्मीद करता हूं आपके साथ ऐसा कभी भी ना हो, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, बहुत टाइम निकाल के बना रहा हूं कि आप लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आए। ठीक है, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे आने वाली टेक वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए। मुझे इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच।